नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब भारतीय नागरिकों के पास ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एक ऐसा साधन जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते नहीं या फिर उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज हम इसी पर बात करेंगे, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और समझेंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम आरटीआई के बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे। ये है क्या, हम क्या पूछ सकते हैं और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जवाब मिलने में कितना टाइम लगता है और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये आरटीआई एक्ट है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इसका एक ही मकसद है, सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और अधिकारियों को हम यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। तो ये कानून आया कब? ये एक ऐतिहासिक कानून है जिसे 2005 में हमारी संसद ने पास किया था और फिर 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश में लागू हो गया। बाद में 2008 में इसे जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है, एक ऐसी ताकत जो हमें आम नागरिकों को सवाल पूछने का हक देती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पूछने का ये अधिकार आखिर है किसके पास, और जब हम सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है। और यहीं पर इस कानून की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। ये अधिकार भारत के हर एक नागरिक को मिला हुआ है। जी हाँ, हर एक नागरिक को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की उम्र क्या है, वो क्या काम करते हैं या देश के किस कोने में रहते हैं। अब बात करते हैं सूचना की। कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ सरकारी फाइलें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, अधिकारियों की राय और सलाह, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, कागजात, सैंपल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा कोई भी डेटा, सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये अधिकार क्या है और हम क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, कि असल में एक आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल कैसे की जाती है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो अपना अनुरोध, अपनी रिक्वेस्ट हिंदी, इंग्लिश या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में लिखनी है। फिर इसे संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी, जिन्हें पीआईओ कहते हैं, या सहायक जन सूचना अधिकारी यानी एपीआईओ को भेजना है। इसे आप लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और आखिर में जो भी तय फीस है वो जमा करनी होती है। पर फीस की बात करें तो आप शायद यकीन न करें, एप्लीकेशन फी है सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। सोचिए, इतनी कम कीमत पर सरकार से सीधे जानकारी मांगना मुमकिन है। हाँ, 10 रुपए की एप्लीकेशन फ़ी के अलावा कुछ और छोटे मोटे चार्ज लग सकते हैं, जैसे कि इस टेबल में हम देख सकते हैं। अगर दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो 2 रुपए प्रति पेज। रिकॉर्ड्स को खुद जाकर देखना है तो पहला घंटा फ्री है, उसके बाद हर घंटे के 5 रुपए। अगर जानकारी सीडी या डीवीडी में चाहिए तो 50 रुपए प्रति डिस्क। तो कुल मिलाकर ये खर्चे भी बहुत कम रखे गए हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात, ये कानून ये भी पक्का करता है कि पैसे की कमी किसी के आड़े ना आए। अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है। चलिए, मान लीजिए एप्लीकेशन फाइल हो गई। अब सवाल उठता है कि जवाब के लिए कितना इंतजार करना होगा। तो इसके लिए भी कानून में बहुत क्लियर कट टाइमलाइंस दी गई हैं। ये टेबल देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है। अगर आपने सीधे पीआईओ को रिक्वेस्ट भेजी है तो उन्हें 30 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। अगर एपीआईओ के जरिए भेजी है तो 35 दिन मिलते हैं। अगर आपकी जानकारी किसी तीसरे पक्ष मतलब थर्ड पार्टी से जुड़ी है तो 40 दिन लग सकते हैं। और सबसे अहम, अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा है तो जवाब सिर्फ 48 घंटों के भीतर मिलना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर अगर ये डेडलाइन निकल जाए, या जो जवाब मिले वो अधूरा हो, गलत हो या संतोषजनक न हो, तब क्या? ऐसी स्थिति के लिए कानून में अपील का पूरा सिस्टम बनाया गया है। अगर पीआईओ के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो 30 दिनों के अंदर आप पहली अपील कर सकते हैं। ये अपील उसी विभाग के एक सीनियर अधिकारी के पास होती है, जिन्हें एपेलेट अथॉरिटी कहते हैं। और अगर वहां भी आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो उस फैसले के 90 दिनों के भीतर आप दूसरी अपील कर सकते हैं, जो सीधे सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाती है।
और बात सिर्फ अपील पर खत्म नहीं होती। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर जानकारी देने में देरी करता है, गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से मना कर देता है, तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। इन्फॉर्मेशन कमीशन उस अधिकारी पर हर दिन की देरी के लिए 250 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपए तक जा सकता है। इतना ही नहीं, जुर्माने के साथ साथ उस अधिकारी के खिलाफ अलग से डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो जाहिर है ये एक काफी गंभीर मामला है। तो अब तक हमने जाना कि हम क्या-क्या पूछ सकते हैं, लेकिन आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि कुछ ऐसी जानकारी भी है जो इस कानून के दायरे से बाहर है, जिसे आप नहीं मांग सकते। इन्हें एग्जेम्पशंस कहते हैं। तो इस कानून की धारा 4 के तहत कुछ छूट दी गई हैं, जैसे ऐसी कोई भी जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर असर पड़ता हो, या जिससे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़े, या जो कोर्ट की अवमानना हो। इसके अलावा ऐसी जानकारी जिससे किसी की जान को खतरा हो या जो किसी की निजता का उल्लंघन करती हो, वो भी नहीं दी जा सकती। ये नियम इसलिए हैं ताकि देश की सुरक्षा और लोगों की निजी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों को बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक जरिया है नागरिकों को ताकतवर बनाने का, सरकार के काम में पारदर्शिता लाने का और सरकार को जवाबदेह बनाने का। ये सत्ता के संतुलन को बदलता है और जानकारी की ताकत सीधे आम लोगों के हाथ में देता है। तो आरटीआई अधिनियम पर हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है।